दोस्तों ये स्टोरी का 62 भाग है। अगर आपने इस स्टोरी के पिछले वाले भाग नहीं देखे तो मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया, आप जरूर जा करके चेकआउट करें। कोबरा ने जोरावर को कनिष्का की हालत के बारे में बता दिया था। जब से उसे विवान का रिजेक्शन मिला था उसकी कंडीशन और भी ज्यादा खराब हो गई थी। वह ड्रग्स का ओवरडोज लेने लगी थी, साथ ही अब वह स्मोकिंग भी करने लगी थी। वह सारे टाइम नशे में ही डूबी रहती थी। जब यह सब जोरावर को पता चला तो वह विवान से और चिढ़ गया। उसका गुस्सा विवान पर और बढ़ गया। एक तो विवान के जाने के बाद उसकी पावर कम हो गई थी, जिसके दम पर वह सबके ऊपर हुकूमत करना चाहता था। अब वही उससे दूर चला गया था और उसके लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया था। उसने कुछ सोचते हुए रुद्राज को कॉल किया। दूसरी तरफ से रुद्राज अपने भारी अंदाज में बोला, क्या बात है, बहुत जल्दी ही याद आ गई तुझे मेरी, मिलकर बात करते हैं, मैं आ रहा हूँ। रुद्राज की बातों को इग्नोर कर जोरावर बोला तो रुद्राज बोला, आज तेरा ही इंतजार कर रहा हूँ। जोरावर से बात कर रुद्राज ने जैसे ही कॉल कट किया तभी उसका फोन दोबारा रिंग हुआ। कॉल राघव की थी। रुद्राज धीरे से मुस्कुराया और कॉल रिसीव किया तो दूसरी तरफ से राघव ने कहा, आपका सरप्राइज रेडी है, कल आप और मॉम दोनों पेरिस आ जाइए। तुमने इतना एक्साइटेड कर दिया है सरप्राइज के लिए, मैं आज शाम ही पेरिस के लिए निकल जाऊंगा। एक मीटिंग है, वह हो जाए तो मैं आ जाऊंगा। रुद्राज राघव की बातों पर बोला तो राघव ने कहा, मैं आपका इंतजार करूंगा। कुछ देर और बात करने के बाद उसने फोन रख दिया और रुद्राज ने सोचते हुए कहा, आखिर राघव करने क्या वाला है। उसने एक बार फिर अपने फोन की तरफ देखा और किसी को कॉल किया। कॉल रिसीव होते ही रुद्राज बोला, कैसे हो तुम विराज। दूसरी तरफ से विराज बोला, इंतजार कर रहा हूँ उस दिन का जब आप मुझे वापस बुलाएंगे, तो देर किस बात की, आ जाओ, अब वक्त आ गया है तुम्हारे वापस आने का। तुमने अब तक अपना काम बहुत अच्छे से किया। राघव की नजरों में बिना आए तुमने उसे प्रोटेक्ट किया, उस पर नजर बना रखी। ठीक है, मैं वापस आ रहा हूँ। विराज उसकी बातों पर बोला और फोन रख दिया। जोरावर ने किसी को एक मैसेज टाइप कर सेंड कर दिया। इंडिया में मेहंदी और संगीत का फंक्शन चल रहा था तो वहीं वह चारों फंक्शन के बीच से ऐसे गायब हुए जैसे वह चारों ही मैजिशियन हो। रचित ड्राइव कर रहा था, रूहान उसके बगल बैठा था। विवान और विहान पीछे बैठे थे। रूहान ने रचित को टेढ़ी नजरों से देखा और बोला, अबे साले, ले कहाँ जा रहा है, अब तो बता दे। तू ना रिश्ते का फायदा मत उठा, अच्छे से जानता हूँ तुझे, रिश्ते की आड़ में तू क्या क्या बोले जा रहा है मुझे। रचित ने भी रूहान को तिरछी नजरों से देखते हुए कहा तो रूहान उसकी बातों पर हंसते हुए बोला, अबे साले, साले को साला नहीं बोलूंगा तो क्या जीजा बोलूंगा। रचित उसकी बातों पर उसे घूरने लगा। विवान और विहान दोनों ने दोनों की नौटंकी देखी और सर हिला दिया। वैसे हम जा कहाँ रहे हैं, इस बार विहान ने पूछा। तेरी शादी हो रही है, तू तो पार्टी देगा नहीं, सोचा मैं ही दे देता हूँ। बोलते हुए उसने दोनों को मिरर में देखा और देखते हुए बोला, बैचलर पार्टी है आज तुम दोनों की, कल से तुम दोनों ही अपनी बीवियों के गुलाम बन जाओगे। आज की रात है, बस तुम्हारे पास, एंजॉय करो। वह तूने बैचलर पार्टी ऑर्गेनाइज की है, रूहान ने पूछा तो रचित ने सिर हिला दिया। कुछ ही देर में वह लोग एक होटल में पहुंच गए थे जहाँ के बार को रचित ने पूरा बुक किया हुआ था। विवान और विहान दोनों उस बार को देख रहे थे। उनके मन में एक ही ख्याल था, अंदर जाए या नहीं। दोनों ने एक दूसरे को देखा। विहान ने भौहें उचकाई, विवान ने हाँ में सर हिला दिया। फिर दोनों ही होठों को टेढ़ा कर धीरे से मुस्कुराए और अंदर चले गए। उस बार में काफी सारे लोग थे। डिम लाइट में वहां का नजारा और ज्यादा अच्छा लग रहा था। वह चारों काउंटर के पास बैठे थे। सबके हाथ में एक वाइन का ग्लास था। विवान और विहान दोनों के ही हाथ में रेड वाइन थी। कियान की तरह ही वह दोनों रेड वाइन पीना पसंद करते थे। डांस फ्लोर पर सभी डांस कर रहे थे। रचित के बगल बैठा रूहान झुककर उसके कान में बोला, लड़कियां नहीं है यहाँ, बैचलर पार्टी में तो लड़कियां भी होती हैं। रूहान की बातों पर रचित ने उसे घूर कर देखा और बोला, मुझे समझ नहीं आ रहा, तुझ जैसे ठरकी इंसान में ऋचा ने ऐसा क्या देख लिया जो उसे तुझसे प्यार हो गया। उधर से रचित अपने शब्दों पर जोर देते हुए बोला तो रूहान ने कहा कि मत भूल, तुझे कैसी हालत में देखा था मैंने गार्डन में, तुझसे बड़ा ठरकी कोई नहीं है यहाँ पर। वह दोनों आपस में ही बहस करने लगे थे तो वहीं विवान ने विहान से कहा, आई थिंक पापा थोड़े परेशान हैं। और तुझे ऐसा क्यों लगता है, विहान ने पूछा। मैंने उन्हें देखा, शायद वह माँ की वजह से उनकी हेल्थ को लेकर परेशान है, विवान ने कहा तो विहान ने नीचे देखते हुए धीरे से सर हिला दिया। एक बार बस माँ को सब याद आ जाए, फिर मैं उन्हें इन सब से दूर कर दूंगा, या सब हैंडल कर लेंगे, विवान बोला तो विहान ने उससे एग्री किया। रचित और रूहान बहस कर ही रहे थे कि तभी रचित का फोन बजा। उसने कॉल देखकर कहा, आ गया मेरा यार।
उसके चेहरे पर खुशी थी। खुश तो ऐसे हो रहा था जैसे दोस्त नहीं गर्लफ्रेंड आई हो। रूहान मन ही मन खुद से बोला, मैं उसे लेकर आता हूँ। बोलते हुए रचित उठा तो रूहान फिर बोला, वह क्या छोटा बच्चा है जो तू उसे लेने जा रहा है। रूहान की बात रचित ने सुन ली थी, इसलिए वह पीछे मुड़कर उसे देखते हुए बोला, वह एक हार्ट सर्जन है, द फेमस हार्ट सर्जन, टॉपर ऑफ द यूनिवर्सिटी। उसकी इंटरनेशनल रैंक पता है कितनी थी? नंबर 5। रचित ने प्राउडली कहा तो रूहान उसकी बातों पर बोला, अच्छा, वह इतना इंटेलिजेंट है तो तुझ जैसे गधे का दोस्त कैसे बन गया? रूहान बोलते हुए मुस्कुराया। इस बार विवान और विहान भी स्माइल करने से खुद को रोक नहीं पाए, तो वहीं रचित उसे खा जाने वाली नजरों से देखते हुए बोला, मेरी रैंक 7 है तो ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, मैं भी उन इंटेलिजेंट की लिस्ट में शामिल हूँ, गलती से हो गया होगा। रूहान फिर से बुदबुदाया तो इस बार रचित ने अपनी मुट्ठी भींचकर कहा, सही बोल रहा हूँ, अगर मुझे ऋचा का ख्याल नहीं होता ना तो तेरे या सारे दांत में अभी तोड़ देता, आई प्रॉमिस। बोलते हुए वह जाने के लिए मुड़ा तो सामने अर्जुन दिख गया। वह उसे देखकर खुश हो गया और उसके पास जाकर बोला, मैं तुझे ही लेने आ रहा था, पर एक लंगूर ने अपनी बातों में उलझा लिया। रूहान की तरफ देखते हुए रचित बोला तो अर्जुन ने उसे अजीब नजरों से देखते हुए कहा, लंगूर बात भी करते हैं? हाँ, लंगूर की कुछ प्रजातियां इंसान बन गई हैं, बस आजकल उसी के साथ रहना पड़ रहा है। रचित की बातों पर रूहान बुदबुदाया, साला नौटंकी बाज, तुझसे बड़ा वनमानुस कोई होगा भी नहीं। दोनों बातें करते हुए काउंटर के पास आ गए। रचित ने अर्जुन को विवान और विहान से मिलवाते हुए कहा, मीट माई ट्विंस ब्रदर विवान और विहान, और यह है अपना बैचमेट, अपना यार अर्जुन। उसने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। अर्जुन ने दोनों से हैंडशेक किया। अर्जुन ने दोनों के ही हाथों की कठोरता को महसूस किया था। वह समझ गया था यह दोनों कोई आम से लड़के नहीं हैं। रूहान से मिलवाते हुए रचित धीरे से अर्जुन के कान में फुसफुसाया, यही वह लंगूर है? तो अर्जुन उसकी बातों पर बोला, इतने हैंडसम लड़के को लंगूर क्यों बोल रहा? इसकी हरकतें ही ऐसी हैं, अगर बुराई कर ली तूने मेरी तो क्या अब मैं भी मिल लूं? रूहान बोला तो अर्जुन को हंसी आ गई, तो वहीं रचित उसे फिर से घूरने लगा। तभी डांसिंग फ्लोर पर डांस कर रहे लोग रुक गए क्योंकि म्यूजिक बंद हो गया था। रचित रूहान के कान में बोला, तुझे लड़की चाहिए थी ना, ले आ गई लड़की। रचित की बातों पर रूहान ने उसे देखा पर कहा कुछ नहीं। म्यूजिक चेंज हो गया था। इसी के साथ एक खूबसूरत लड़की सेक्सी ड्रेस पहने डांस फ्लोर पर आई। सबकी नजरें उस पर ही थी, पर उसकी नजरें काउंटर के पास बैठे 5 हैंडसम हंक पर थी। अर्जुन बीच में बैठा था, उसके एक साइड विवान और विहान और उसके दूसरे साइड रचित और रूहान। उस लड़की के चारों तरफ लड़के झूम रहे थे। फिर उस लड़की ने उन पांचों की तरफ इशारा करते हुए गाया और डांस करते हुए उनके पास आ गई। रूहान ने रचित को देखा, वह स्माइल करते हुए उस लड़की को ही देख रहा था। साले, मैं तो मजाक कर रहा था, पर तू तो सचमुच का ठरकी निकला। रूहान बोला तो रचित उसकी बातों पर बोला, अच्छा, थोड़ी देर पहले लड़की के बारे में किसने पूछा था? झील को बताऊंगा, मुंह मेरे पास भी है, मैं भी ऋचा को बता दूंगा, उसने विवान के गले में बाहें डालते हुए कहा। मेरे जज्बात को काहे फुटपाथ पर भारी दोपहरी में पैदल चलाए? विवान ने उसके हाथ अपने गले से निकालकर झटक दिया तो वह विहान के ऊपर आ गई और उसकी आंखों में देखकर गाने लगी। तभी विहान ने उसका हाथ पकड़ साइड कर दिया तो वह अर्जुन के गोद में जा गिरी। उसने जबरदस्ती अर्जुन के हाथों को पकड़ अपनी कमर पर बांधते हुए उसके चेस्ट से अपना पीठ लगाते हुए उसके गाल पर हाथ रखते हुए गाने लगी। अर्जुन ने उसे खुद से दूर किया और उठकर जाने लगा तो उस लड़की ने उसका हाथ पकड़ उसे रोकते हुए कहा, हाय, बड़ी गर्मी है रे तेरे हर बात में। रचित एकदम से उससे उछलकर दूर हुआ और बोला, सिस्टर, मैं इंगेज हूँ। जैसे ही उसने यह कहा उस लड़की ने उसके पैर पर मारा। रचित अपना पैर पकड़ कर बोला, ऑफ इट्स हर्ट। रूहान उसकी इस हालत पर मुस्कुराया और उसके पास आकर बोला, आग लग गई ना? आ साले, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। रचित ने मुंह बनाते हुए कहा, साला तू है मेरा, मैं नहीं। तूने वह कहावत तो सुनी ही होगी, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वह उसमें खुद ही गिर जाते। इतना बोलकर वह हंसने लगा। वह लड़की अपना परफॉर्म देने के बाद जा रही थी, तभी कुछ लड़कों ने उसे डांस फ्लोर पर ही घेर कर खड़े हो गए। वह सभी उसके कपड़ों से झांक रहे जिस्म को छू रहे थे और वह उन्हें खुद से दूर करने की नाकाम कोशिश कर रही थी। उसे घेरे हुए बहुत सारे लोग खड़े थे और वह चिल्लाते हुए उनसे बचने की कोशिश कर रही थी। छोड़ो, मुझे जाने दो, आई सेड लीव मी। उसकी आवाज उन लोगों की हंसी में गुम हो गई थी, पर विवान और विहान के कानों तक उसकी आवाज पहुंच ही गई थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और वाइन का ग्लास टेबल पर रखते हुए अपने ब्लेजर के बटन खोलते हुए दोनों उस भीड़ की तरफ बढ़े।
पर तभी दो लड़के उनके पैरों के पास आ गिरे। गिरे हुए लड़कों को देखकर दोनों ने सामने देखा तो अर्जुन उन लोगों से लड़ रहा था। चार लड़के उसके दोनों हाथों को चारों तरफ से पकड़े खड़े थे। एक लड़का उसके पैर पकड़ने की कोशिश कर रहा था, तभी अर्जुन ने उसे लात मारी और वह लड़का भी विवान के पैर के पास जाकर गिरा। तभी एक दूसरे लड़के ने उस पर वाइन की बोतल से वार किया, पर बीच में ही विवान ने उसका हाथ पकड़ लिया। विहान ने अर्जुन को पकड़कर खड़े लड़कों को मारा और उसे उनसे आजाद किया। विवान ने उस लड़के को मारा तो वह रचित के पास जाकर गिरा और उसके हाथ में पकड़ी बोतल टूट गई। रचित उसे देखकर चौंकते हुए बोला, अबे यह क्या? अबे मेरे पैर क्यों छू रहा है तू? तुझे क्या मैं कोई बाबा दिख रहा हूँ? रूहान उसकी नौटंकी देखकर बोला, अबे साले, वह तेरे पैर नहीं छू रहा है, वहां देख। बोलने के साथ ही उसने उसकी गर्दन पकड़ उस ओर मोड़ दिया जहां वह तीनों लड़ रहे थे। रचित ने उन्हें फाइट करते देखकर बोला, इन लोगों का कुछ नहीं हो सकता। बैचलर पार्टी को बैटल ग्राउंड में बदल दिया। रूहान उसकी बात सुनकर बोला, तो चल रहा है या मैं अकेले जाऊं? तो रचित उसकी बातों पर बोला, तुम सब एक सर्जन को वॉरियर बनाने में लगे हो। अब बहती गंगा में सब हाथ धो रहे हैं तो मैं भी अपने हाथ धो ही लेता हूँ। रूहान ने उसकी बातें सुनकर कहा, नौटंकी बात समझ नहीं आता या ऋचा का कैसे बन गया? या बोलते हुए आगे बढ़ गया। रचित उसकी बातें सुनकर बोला, मुझे समझ नहीं आता तू और तेरा बाप मेरे पीछे ही क्यों पड़े रहते हैं। वह दोनों ही आरजू करते हुए उनके पास पहुंच गए और लड़ने लगे। रचित लड़ते हुए अर्जुन के पास आया और बोला, मुझे मेरे घर वालों का तो पता है, सबका फेवरेट काम एक ही है, फाइट करना, पर तू कब से इनके जैसा बन गया? अर्जुन रचित की बातों पर होठों को टेढ़ा कर लड़ते हुए बोला, वह क्या है ना, किसी को प्रॉब्लम में मैं तो कभी नहीं देख सकता। जहाँ एक तरफ यह सब हो रहा था तो वहीं दूसरी तरफ सभी संगीत फंक्शन को एंजॉय कर रहे थे। अक्षत आर्या के पीछे घूम रहा था एक कैमरे वाले के साथ। आर्या उसकी इस हरकत पर चिढ़ते हुए बोली, क्या है, तुम मेरे पीछे इसे लेकर क्यों घूम रहे हो? तुम्हारी वीडियो बनाने के लिए। अब तुम इतनी छोटी हो, इस भीड़ में तुम दिख ही नहीं रही, इसीलिए यह स्पेशल फोटोग्राफर तुम्हारे या पूरी शादी में सिर्फ तुम्हें ही कैप्चर करेगा। अक्षत की बातें सुनकर आर्या ने अपना सिर पीट लिया। कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा अक्षत, कुछ नहीं हो सकता। अब थोड़ा संभल कर, क्योंकि भाई आ गए हैं। अगर उन्होंने तुम्हें इस तरह मेरे आगे पीछे घूमते देख लिया ना तो तुम गए काम से बाद में यह मत कहना मैंने वार्निंग नहीं दी थी। वह अपनी बात पूरी कर चली गई। अक्षत उसकी बातों पर चिढ़ते हुए बोला, मुझे समझ नहीं आता हर लव स्टोरी में यह साला विलन बनकर क्यों आ जाता है। कायल और आर्यन दोनों अलग अलग नीचे आए ताकि उन पर किसी को शक न हो, पर फंक्शन होने का दोनों ने खूब फायदा उठाया था। आंखों की गुस्ताखियां, गाना तो सुना ही होगा आप सब ने, तो बस वहां भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। फंक्शन को छोड़कर दो लोग बाहर विला के पीछे वाले गार्डन में थे। पीहू के बालों में फूल लगाते हुए गौतम बोला, मुझे समझ नहीं आता तुम जैसी लड़ाकू बिल्ली से मुझे प्यार कैसे हो गया। गौतम की बात से चिढ़ते हुए पीहू उसकी आंखों में घूरते हुए बोली, मुझे भी समझ नहीं आता तुम जैसे जंगली बंदर से मुझे कैसे प्यार हो गया। एक दूसरे की आंखों में गुस्से से देखते हुए वह दोनों ही मुस्कुराने लगे। उनका माथा एक दूसरे के माथे को छू रहा था। दूसरी तरफ वह पांचों ही एक साथ उस होटल से बाहर आए। वह पांचों ही बहुत हैंडसम थे। उनके ऊपर जिनकी भी नजरें पड़ती वह कुछ मिनटों तक उन्हें देखते ही रह जाते। पार्किंग में आकर अर्जुन एक बार फिर तीनों से मिला। उसे अच्छा लगा था उन सबसे मिलकर। रचित उसके गले लगते हुए बोला, कल आ रहा है ना तू इसकी शादी पर? सॉरी यार, कल एक इम्पोर्टेंट सर्जरी है। हर बार का तेरा यही रहता है। रचित ने मुंह लटकाते हुए कहा तो अर्जुन हंसते हुए बोला, डोंट वरी, तेरी शादी पर पक्का आऊंगा। ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न में रुद्राक्ष और जोरावर एक बार फिर एक दूसरे के सामने थे। जहां जोरावर के चेहरे पर गुस्सा था तो वहीं रुद्राक्ष के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। क्या हुआ, यहाँ एक साथ है, इसकी कोई वजह? रुद्राक्ष ने बात शुरू करते हुए कहा। वजह तो है और तुम अच्छे से जानते हो वजह क्या है। जोरावर बोलते हुए रुका और फिर कुछ सेकंड का पोज लेकर आगे बोला, हम दोनों का एक ही टारगेट है, तो क्यों ना मिलकर सामना करें। ऐसे अलग अलग वार करने से अच्छा है मिलकर वार करते हैं। रुद्राक्ष उसकी बातें सुनकर मुस्कुराया और मुस्कुराते हुए बोला, बहुत जल्दी अकल आ गई तुझे, पर मैं तुझ पर भरोसा क्यों करूं? तू कभी भी मुझे धोखा दे सकता है। मेरे पास इसका भी सल्यूशन है। मैं जानता था सारी बातें भरोसे पर आकर अटक जाएंगी। ना तुझे मुझ पर भरोसा है ना मुझे तुझ पर। जोरावर बोला, सल्यूशन बता। रुद्राक्ष झुकते हुए अकड़ के साथ बोला, शादी। जोरावर ने एक वर्ड में कहा। शादी? किसकी शादी? रुद्राक्ष ने सवाल किया तो जोरावर भी थोड़ा झुककर बैठते हुए बोला,
मेरी बेटी कनिष्का की तेरे बेटे रुद्र के साथ शादी हो जाए तो इस शादी के हो जाने से हम दोनों को ही एक दूसरे पर भरोसा हो जाएगा। जोरावर की बात में पॉइंट था, इसलिए रुद्राक्ष सोचने लगा। उसने कुछ सेकंड सोचकर कहा, डन। जोरावर होठों को टेढ़ा कर मुस्कुराया। जोरावर से मीटिंग के बाद रुद्राक्ष सीना के साथ पेरिस के लिए निकल गया। रुद्राक्ष का भेजा मेल राका ने पढ़कर खुद से कहा, ठीक है, तुम जैसा चाहते हो वैसा ही करूंगा। शादी की तैयारी में सभी बिजी थे। शाम के टाइम वह चारों ही शादी के अट्टू बंधन में बंधने वाले थे। सुहानी ने एक माँ और सास होने की सभी रस्में निभाई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था हर कोई उसी से क्यों सारी रस्में करने के लिए कह रहा था, पर इस सवाल पर ज्यादा ध्यान न देते हुए उसने वह सारी रस्में की। उसे इन रस्मों को करके सुकून के साथ साथ खुशी भी हो रही थी। वह हाथों में पगड़ी की थाल लिए विवान के रूम की तरफ जा रही थी कि तभी कियान से टकरा गई। कियान ने उसे संभाल लिया था। आपने एक बार फिर हमें गिरने से बचा लिया, हमें समझ नहीं आता हम इतना गिरते क्यों रहते हैं। सुहानी ने कियान की तरफ देखते हुए कहा, आपके कदम जब कभी भी डगमगाएंगे तुम अपने पास मुझे ही पाओगी। कियान के इस जवाब पर सुहानी निशब्द होकर उसे देख रही थी। जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो उसने बात बदलते हुए कहा, देर हो रही है, विवान और विहान को पगड़ी पहनानी है। अपनी बात पूरी करवा साइड से जाने लगी। कियान ने उसे रोका नहीं और जाने दिया। वह खुद भी उसके पीछे पीछे रूम में चला गया। विवान और विहान दोनों तैयार थे। गोल्डन और क्रीम कलर की शेरवानी में दोनों बहुत हैंडसम लग रहे थे। सुहानी दोनों को देखते हुए बोली, तुम दोनों से तो मेरी नजरें ही नहीं हटती। उसने दोनों के सर पर पगड़ी बांधे उस पर डायमंड का ब्रोच लगा था। वह दोनों वाकई बहुत हैंडसम दूल्हे लग रहे थे। कियान पीछे खड़ा सब देख रहा था। वह मन ही मन बहुत खुश था। सुहानी एक माँ की तरह ही दोनों को तैयार कर रही थी। सुहानी ने दोनों की बलाएं ली और कहा, इतने हैंडसम दूल्हे तो मैं पहली बार देख रही हूँ। तभी कायल अंदर आते हुए बोली, भाई आपको सब। वह इतना ही बोली थी कि दोनों को देखकर रुक गई। वह उनके पास आते हुए बोली, वाह भाई, आप दोनों कितने हैंडसम लग रहे हैं। आज तो सबकी नजरें आप पर ही होंगी। सब आपको बुला रहे हैं, पर जाने से पहले मुझे एक सेल्फी लेनी है आप दोनों के साथ। बोलते हुए वह दोनों के बीच आकर खड़ी हो गई। विवान और विहान और बाकी सभी उसकी बातों पर मुस्कुरा दिए। उसने दोनों के साथ सेल्फी ली और कियान की तरफ देखते हुए बोली, बड़े पापा आप भी आइए। ओके, एक फैमिली फोटो तो बनती है। बोलते हुए कायल कियान के पास आ गई और उसका हाथ पकड़ उसे सबके पास ले आई। आंटी आप भी आइए ना, उसने सुहानी की तरफ देखते हुए कहा। तो वह थोड़ी असहज हो गई। तभी कियान ने उसके कंधे पर बाहें डाल अपने पास ले आया। कायल ने सबके साथ सेल्फी ली। फिर वह उनसे अलग होकर उनकी फोटो लेते हुए बोली, आप सब थोड़ा पास आ जाइए। एक तरफ सुहानी थी तो एक तरफ कियान। उनके दो अनमोल रत्न थे। बीच में सब खुश थे। सबसे ज्यादा तो वह तीनों हैंडसम हंक खुश थे। कियान पहली बार उनकी फैमिली फोटो बन रही थी। सब इतना अच्छा है, मेरा पूरा परिवार मेरे साथ है, फिर क्यों मुझे अभी भी इनकम्प्लीट वाली फैमिली फीलिंग आ रही। कियान ने मन ही मन सोचा। वह सभी मंडप को घेरे चारों तरफ खड़े थे। ऋचा और झील सांझ और झरना को मंडप में ले आई। दो दुल्हन जो आज चांद की तरह चमक रही थी। सब उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे। स्वाति और अंशिका दोनों अपनी बेटियों को नम आंखों से देख रही थी। आज उनकी बेटियां एक ऐसे परिवार में जा रही थी जिनसे जुड़ने पर लोगों को अपने भाग्य पर गर्व होता है। वह इसे अपना सौभाग्य मानती हैं। सबके चेहरे पर खुशी थी, पर अभिनव के चेहरे पर परेशानी के भाव झलक रहे थे। उसने सांझ को देखकर मन ही मन खुद से कहा, अजीब इत्तेफाक है, आज तुम्हारी शादी और आज ही वह आजाद हो रहा है। फेरे हो रहे थे, सभी उन पर फूल बरसा रहे थे, तो वहीं अक्षत, आर्यन और गौतम, आर्या, कायल और पीहू पर फूलों की बारिश कर रहे थे। तीनों उन्हें घूर रही थी, पर तीनों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। रचित ने झुककर झील के कान में कहा, अब अगला नंबर हमारा। तो झील उसकी बातों पर धीरे से मुस्कुराते हुए पलकें झुका ली। ऋचा और रूहान दोनों एक साथ खड़े थे। वह बार बार ऋचा को अपने कंधे से मारते हुए कुछ इशारे कर रहा था। कियान सुहानी को देखा तो वह उसे वहां दिखी नहीं। वह उसे ढूंढते हुए उसके रूम में आया। आप यहाँ हैं, सब आपका नीचे इंतजार कर रहे हैं। वह मुड़ी और उसके ऊपर गन तान दी। लोहे के बड़े दरवाजे के एक हिस्से में एक छोटा दरवाजा बना था। वह दरवाजा खुला और एक शख्स जिसकी उम्र लगभग 45 से 50 साल के बीच रही होगी, वह उस छोटे से दरवाजे से बाहर आया। वह आज पूरे 20 साल बाद खुले आसमान को देख रहा था। वह एक पंछी की तरह आज वह भी लोहे के पिंजरे से आजाद हुआ था। होठों पर एक जहरीली मुस्कान लिए उसने लंबी अंगड़ाई ली। सालों लगे मुझे यहाँ से निकलने में,
इस गलतफहमी में मत रहना अभिनव कि मैं सब भूल गया हूँ। मुझे आज भी हर बात याद है तेरी। तुझे तो अपने हाथों से मारूंगा मैं। तूने मेरी जिंदगी के 20 साल मुझसे छीने हैं। इतना बोलकर वह होठों को टेढ़ा कर शैतानों की तरह मुस्कुराया। फेरे पूरे होते ही सिंदूर दान और मंगलसूत्र की रस्म हुई। इसी के साथ पंडित ने कहा शादी संपन्न हुई। शादी हो गई यह खबर राका ने रुद्राक्ष तक पहुंचा दी थी। सुहानी अपने रूम में आ गई थी। वह कुछ ढूंढ रही थी। उसने ढूंढते हुए कहा, कहाँ रख दिया हमने रुद्राक्ष जी ने जो गिफ्ट बच्चों को देने के लिए कहा था। कहाँ ढूंढे उसे। वह बोलते हुए कबर्ड में गिफ्ट ढूंढ रही थी। तभी उसका फोन रिंग हुआ। उसने बिना देखे ही कॉल रिसीव किया तो दूसरी तरफ से रुद्राक्ष ने कहा, हो गई शादी। हाँ हो गई। हम आपका दिया गिफ्ट ही ढूंढ रहे हैं। पता नहीं हमने कहाँ रख दिया, मिल ही नहीं रहा। उसने कबर्ड में झांकते हुए कहा। उसे भूल जाओ जो मैं अब बोलने जा रहा हूँ उसे सुनो। रुद्राक्ष के ऐसे बोलने पर उसका सारा ध्यान उसकी बातों पर चला गया और उसने कहा, बोलिए तुम्हें याद है ना मैंने वहां जाने से पहले तुमसे क्या कहा था। सुहानी उसकी बातें सुनकर उस घड़ी को याद करने लगी जब वह सूटकेस के साथ बाहर आ रही थी तो रुद्राक्ष उसके सामने आ गया और उसे रोकते हुए बोला, बहुत जल्दी है तुम्हें मुझसे दूर जाने की। कैसी बातें कर रहे हैं आप। सुहानी बोली, देखो शिवानी तुम मुझसे दूर जा रही हो। तुम जिस इंसान के घर जा रही हो तुम उसे जानती नहीं। रुद्राक्ष बोला, यह आप क्या कह रहे हैं। सुहानी हैरानी से बोली, हाँ उस इंसान के बारे में मैं तुम्हें उसके बच्चों की शादी हो जाने के बाद बताऊंगा। उसने कहा तो सुहानी उसकी बातों पर बोली, आप क्या कह रहे हैं हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हें सब समझ आ जाएगा, मेरी कॉल का इंतजार करना। सुहानी उसकी कही बातों को याद कर रही थी। हाँ हमें याद है उसने कहा तो रुद्राक्ष बोला, तुम जानती हो उस इंसान की असली पहचान क्या है। वह कियान ओबराय है। शिवानी क्या। उसने चौंकते हुए कहा, पर यह कैसे हो सकता है। उनका नाम तो अभिराज है। सुहानी ने आंखें बड़ी कर कहा तो रुद्राक्ष बोला, नहीं वह उसके फ्रेंड का नाम है जिसका इस्तेमाल कर उसने तुम्हें फंसाया। अगर यह सच है तो हमें यहाँ क्यों आने दिया आपने। सुहानी ने तेज आवाज में कहा, क्योंकि मैं चाहता था तुम उसका यह रूप अपनी आंखों से देखो। रुद्राक्ष ने समझाया, उन्होंने आज तक हमारे साथ कुछ गलत नहीं किया। वह तो हर बार हमारी मदद करते हैं। यह सब वह तुम्हारा दिल जीतने के लिए कर रहा है। मत भूलो हम उसकी वजह से ही 20 सालों से एक दूसरे से दूर रहे हैं। तुम अपने बच्चों से दूर रही हो। रुद्राक्ष ने उसे उकसाया। वह आदमी इतने दिन तक हमारे सामने अच्छे बनने का नाटक करता रहा और हम उसे समझ नहीं पाए। उसने रोवासी आवाज में कहा, तुम रोना नहीं, मैं हूं ना। वह बॉक्स कहाँ है जो मैंने तुम्हें दिया था। रुद्राक्ष ने उसे समझाया और पूछा, हम उसे ही ढूंढ रहे हैं, वह मिल नहीं रहा। उसने इधर उधर देखते हुए कहा, ढूंढो उसे अभी राइट नाउ। उसने आर्डर देते हुए कहा। रुद्राक्ष की बातें सुनकर सुहानी बॉक्स ढूंढने लगी। कबर्ड में ना मिलने पर उसने अपने सूटकेस में ढूंढा तो वह उसे मिल गया। हमें बॉक्स मिल गया, खोलो उसे। रुद्राक्ष के कहने पर सुहानी बॉक्स खोलने लगी। इसमें तो गन है। उसने चौंकते हुए कहा, उसमें गन मैंने ही रखी है तुम्हारे लिए। तुमने कहा था ना तुम उसे अपने हाथों से मारना चाहती हो, तो ले लो अपना बदला, उसे मार दो। उसने दांत पीसते हुए कहा। सुहानी ने कांपते हाथों से उस गन को पकड़ा और उसे देखने लगी। कियान को सुहानी कहीं नहीं दिखी तो वह सुहानी को ढूंढते हुए उसके रूम में आ गया। उसने अंदर आते हुए कहा, आप यहाँ हैं, सब आपको नीचे ढूंढ रहे हैं। कियान की आवाज सुनकर सुहानी चौंक गई थी तो वहीं रुद्राक्ष मुस्कुरा रहा था। उसने कॉल कट कर कहा, अब आएगा मजा। काश यह देखने के लिए मैं वहां होता। चाहे तुम मरो या वह, दोनों ही हार का स्वाद तो तुम्हें ही चखना है। कियान की आवाज सुनकर सुहानी ने गन पर अपनी पकड़ को कसा। उसकी आंखें डबडबा आई थी, उसकी सांसें गहरी हो गई थी। वह धीरे धीरे कियान की तरफ मुड़ी और उसे देखते हुए उसके ऊपर गन तान दी। कियान ने उसे देखकर एक आईब्रो उठाई और रिलैक्स होकर दोनों हाथ अपनी पैंट की जेब में डाले खड़ा उसे देखने लगा। आपने हमसे झूठ क्यों बोला। उसने दांत पीसते हुए कहा। कैसा झूठ। कियान उसकी आंखों में देखते हुए बोला, आप अभिराज नहीं, आप कियान हैं। हमसे यह सच क्यों छुपाया। उसने गुस्से और नफरत से कहा, मैंने तुमसे कुछ नहीं छुपाया। तुमने खुद मुझे इसी नाम से बुलाया था। क्या मैंने कभी कहा कि मैं अभिराज हूँ। क्या तुमने कभी मुझसे मेरा नाम पूछा। कियान की बातों पर सुहानी गुस्से में बोली, आपको क्या लगा आप हमारे साथ अच्छा बिहेव करेंगे, हमारा ख्याल रखेंगे तो हम सब भूल जाएंगे। नहीं मिस्टर कियान, हम कुछ नहीं भूले। हम सब जानते 20 साल पहले हमारा एक्सीडेंट करवाया, हमें हमारे पति हमारे बच्चों से दूर कर दिया। इन सब का बदला आज हम आपसे लेकर रहेंगे। सुहानी की बातें सुनकर कियान ने धीमे से आंखें बंद कर गहरी सांस ली और बोला, तो उसने तुम्हें यह कहानी सुनाई। यह कोई कहानी नहीं, हकीकत है। वह बोल रही थी और उसके हाथ कांप रहे थे।
उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। अच्छा तो फिर चलाओ गोली, वह बोलते हुए एक कदम आगे बढ़ा तो सुहानी ने उसे रोकते हुए कहा, हम गोली चला देंगे, हमारे पास मत आना। तो चलाओ सुहानी, गोली चलाओ, कियान ने अग्रेसिव होते हुए कहा। हम शिवानी हैं, उसने कदम पीछे लेते हुए कहा। तुम सुहानी हो मेरी? सुहानी ने बेहद प्यार से कहा। स्टॉप, अब एक और शब्द नहीं, आप हमें अपने बातों के जाल में नहीं उलझा सकते। बोलने के साथ ही उसने ट्रिगर पर उंगली रख दी। तभी सुहानी को ढूंढते हुए आंसू वहां आ गई और सुहानी को कियान पर गन ताने देखकर जोर से बोली, दी, यह आप क्या कर रही हैं? आप जीजू पर गोली कैसे चला सकती हैं? वहां कियान ओबराय, तुम्हारे परिवार में तो सभी एक्ट्रेस क्या खूब एक्टिंग करती हैं, लग ही नहीं रहा कि इनमें से मैं पहली बार मिली हूँ। सुहानी ने आंसू की तरफ देखकर तीखे शब्दों में कहा, दी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपकी आंसू हूँ, आपकी छोटी बहन, और आप अपने पति पर ही बंदूक ताने खड़ी हैं। आंसू ने समझाया, जस्ट शट अप, तुम सब मिले हुए हो, तुम सब ने मिलकर मुझे बेवकूफ बनाया है। सुहानी की बात सुनकर आंसू वहां से चली गई। उसकी आंखों में आंसू और चेहरे पर घबराहट थी। कियान के रूम में आई और उसकी कबर्ड से दोनों की कुछ तस्वीरें लेकर आ गई। उसने उन तस्वीरों को सुहानी के सामने फेंकते हुए कहा, अब बताओ, इन तस्वीरों में आप ही हैं ना? सुहानी ने उन तस्वीरों को एक नज़र देखा तो वह हैरान ही रह गई। यह सच नहीं है, आप सब झूठ बोल रहे हैं, यह सच नहीं, हमारे पति रुद्राज हैं। सुहानी के यह कहते ही कियान ने एकदम से मुट्ठी बना ली। आंसू कुछ बोलने को हुई तो कियान ने उसे हाथ दिखाकर रोक दिया और जाने का इशारा किया। वह ना चाहते हुए भी वहां से चली गई। कियान एकदम से सुहानी के सामने आ गया और कांपते हाथों में पकड़ी गन के सिरे को उसने अपनी छाती पर रख दिया और उसकी आंखों में देखकर बोला, मैं झूठा हूँ और वह सच्चा, तो चलाओ गोली। अगर उसे तुम अपना सब कुछ मानती हो और मुझे दुश्मन, तो चलाओ गोली। अगर वह तुम्हारा प्यार है और मैं तुम्हारी नफरत, तो चलाओ गोली। अपने दिल में झांक कर देखो सुहानी, वहां कौन है? अगर मेरी जगह वहां उसके निशान है तो चलाओ गोली। कियान बोल रहा था और सुहानी उसकी बातें सुन रही थी। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, हाथ अब पहले से ज्यादा कांपने लगे थे। हाँ, यह सच है कि हमारा एक्सीडेंट हुआ था। 20 सालों से तुम अपने परिवार से दूर रही हो, अपने बच्चों से दूर रही हो, पर इन सब की वजह मैं नहीं, वह है। उस कार में था तुम्हारे साथ, वह नहीं, मैंने तुम्हें कार से धक्का दिया था सुहानी, तुम्हें बचाने के लिए। उसने ही हमें अलग करने के लिए, हमें मारने के लिए हमारी गाड़ी में बम लगवाया था, जिसका पता चलते ही मैंने तुम्हें कार से बाहर धकेल दिया था। अगर अब भी तुम्हें उसकी बातों पर यकीन है तो चलाओ गोली। कियान ने अपने शब्दों पर जोर देते हुए कहा। सुहानी के हाथ अब पहले से ज्यादा कांपने लगे थे। उसके आंसुओं से उसका पूरा चेहरा भीग गया था। कियान की कही बातों ने एक बार फिर उसे सोचने पर मजबूर कर दिया था। उसके सर में तेज दर्द होने लगा था। जो धुंधली तस्वीरें उसे पहले दिखती थी, आज वह फिर से कियान की बातों से दिखने लगी थी। उसके हाथों से गन छूट गई और वह अपना सर पकड़ नीचे बैठ गई और रोते हुए बोली, कौन है हम? क्या है हमारी असली पहचान? कोई तो हमें सच बताओ प्लीज, कोई तो हमें सच बताओ, हम कौन है? वह बुरी तरह से रो रही थी और चीख रही थी। कियान ने उसकी ऐसी हालत देखकर उसके पास बैठ गया और उसे बाहों में भर लिया। वह उसकी पीठ को सहलाते हुए उसे शांत कर रहा था। इतने में सब वहां आ गए। आंसू ने सबको जाकर बता दिया था। कियान की बाहों में सुहानी को रोते देख ऋत्विक सबको पीछे छोड़ उसके पास आया। आरू, तू रो क्यों रही है? आवाज सुनकर सुहानी ने उसकी तरफ देखा और रोते हुए बोली, हम कौन है? क्या है हमारा वजूद? क्या कोई हमारी असली पहचान जानता है? यहाँ किसी ने हमें राधिका कहा तो किसी ने शिवानी और अब सुहानी। हम हैं कौन? उसने चीखते हुए कहा। ऋत्विक ने उसे गले लगाया और बोला, मैं तेरा भाई और तू मेरी आरू है, मेरी आरू। विवान और विहान दोनों ही घुटनों के बल बैठ गए और बोले, माँ। सुहानी ने दोनों की तरफ देखा, उनकी आंखों में से उसे दर्द दिखा। विवान धीरे से बोला, हम एक परिवार हैं, आप ही हमारी माँ है। तभी विहान ने वहां पड़ी तस्वीरों में से एक तस्वीर जिसमें सुहानी ने उसे गोद में ले रखा था, उसे दिखाते हुए बोला, यह आप और आपकी गोद में मैं हूँ। सुहानी उसके हाथ से तस्वीर लेकर उसे देखने लगी। उसके बगल उस तस्वीर में कियान भी बैठा था। सुहानी ने तस्वीर देखकर कियान की तरफ देखा तो उसने हाँ में सर हिला दिया। यह सच है, तुम ही मिसेज कियान ओबराय हो। यह सारी तस्वीरें तुम्हें चीख चीख कर सच बता रही हैं। उनका सच सुनो। कियान की बात सुनकर वह एक एक कर सारी तस्वीरें देखने लगी।
के साथ ही उसके दिमाग में कुछ धुंधली यादें धीरे धीरे साफ हो रही थी और तस्वीरों में दिख रहे मोमेंट तो उसे याद आने लगे। कियान एकदम से कहा, एवरीवन गेट आउट ऑफ दिस रूम। कियान के बोलते ही सब एक एक कर चले गए। आखिरी में विवान और विहान भी उठकर चले गए। कियान ने सुहानी के चेहरे को अपने हाथों में थाम कर कहा, क्या अब भी तुम्हें यह सब झूठ लग रहा है? तो उसने धीरे से ना में सिर हिला दिया। कियान उसके माथे से अपना माथा लगाते हुए कहा, आई मिस यू सो मच। वह उसे वैसे ही पकड़े हुए उठा और उसे अपनी बाहों में भर लिया। वह आज भी एक छोटे बच्चे की तरह उसके सीने में लिपटी हुई थी। दूर से ही टेलीस्कोप के जरिए सुहानी पर नजर रखे एक आदमी ने कॉल पर रुद्राक्ष से कहा, उसने उसे कन्विंस कर लिया है। रुद्राक्ष ने गुस्से में आंखें बंद कर हाथ की मुट्ठी बनाकर बोला, ओके शूट हर। बोलने के साथ ही उसने एक दर्द भरी घूंट जबरदस्ती अपने गले में उतारी। कियान उससे अलग हुआ और उसके लिए पानी लेने टेबल के पास आया। वह पानी का ग्लास लिए जैसे ही मुड़ा, सुहानी धड़ाम से उसकी आंखों के सामने नीचे गिर गई। कियान के हाथ से पानी का ग्लास टूट कर नीचे गिर गया। कियान उसके पास गया और जल्दी से उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसने विंडो से देखा, करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर उसे वह शूटर एक के टेरेस पर दिखा। कियान ने सुहानी के सर से हाथ हटाया तो उसका हाथ खून से भीगा हुआ था। उसने बिना एक सेकंड की देरी किए सुहानी को हॉस्पिटल में ले गया। सभी चौंक कर उसके पीछे गए। डॉक्टर खन्ना शादी में मौजूद थे। उन्होंने तुरंत ही सुहानी का ट्रीटमेंट शुरू किया। कियान डोर के पास ही खड़ा था। उसने आंखें बंद कर गहरी सांस ली। तभी उसका फोन रिंग हुआ। वह एक प्राइवेट नंबर था। कियान ने फोन रिसीव कर कान पर लगा लिया। दूसरी तरफ की बातें सुनते हुए ही उसकी मुट्ठी फोन पर कस गई। आंखें हैरत से चौड़ी हो गई थी। चॉपर एक बहुत खूबसूरत विला के टेरेस पर लैंड हुआ। राघव होठों पर सेटिस्फाई स्माइल लिए खड़ा था। उसके पीछे कुछ कुछ गार्ड्स थे जिनके हाथों में लेटेस्ट मॉडल की गन थी। रुद्राक्ष और सीना दोनों राघव को देखकर खुश हुए। रुद्राक्ष उसके गले लग गया और उसके गले लगे हुए बोला, कैसे हैं आप? फाइन, उसने एक वर्ड में रिप्लाई किया। सीना प्यार से राघवेंद्र के गाल पर हाथ रखा और हौले से मुस्कुरा दी। राघवेंद्र की शक्ल काफी हद तक राघव से मिलती थी, इसलिए ज्यादातर सभी लोग उसे राघव ही कहकर बुलाते थे और उसके पुराने आदमी उनके लिए वह तो राघव ही था। वह बातें करते हुए लिविंग रूम में आए। रुद्राक्ष सोफे पर बैठते हुए बोला, तो कहाँ गया मेरा सरप्राइज? रुद्राक्ष के बोलते ही राघव ने एक बॉक्स उसके पास रख दिया और रुद्राक्ष ने उसे देखा तो उसके चेहरे पर एक अलग ही एक्सप्रेशन और चमक के साथ वह उसे देख रहा था। एक रहस्यमय मुस्कान उसके होंठों पर थी। रुद्राक्ष ने कुछ नहीं कहा और बॉक्स खोलकर देखने लगा। उसमें एक कार्ड था। रुद्राक्ष ने कार्ड निकालते हुए पढ़ा, राघव वेट्स किया मल्होत्रा। अगले ही पल उसने हैरानी से राघव की ओर देखा और बोला, तुम शादी कर रहे हो? उसके चेहरे के साथ साथ आवाज में भी हैरानी थी। सीना ने भी चौंक कर देखा और कहा, क्या सच में तुम शादी कर रहे हो? तो उसने दोनों को देखते हुए कहा, हाँ। में सिर हिला दिया। सीना ने रुद्राक्ष के हाथों से कार्ड लिया और देखने लगी। उसने देखते हुए कहा, तुम्हारी शादी कल है तो? राघव ने एक बार फिर धीरे से सर हाँ में हिला दिया। तो क्या यह था तुम्हारा सरप्राइज? रुद्राक्ष ने सवालिया अंदाज में कहा। तो राघव बोला, आज संगीत है, आप दोनों मेरे साथ संगीत के फंक्शन में चल रहे हैं, वहीं आपको आपका सरप्राइज भी मिल जाएगा। इधर किया की शादी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही थी। कियारा और श्रवण अपनी परेशानी के भाव को छुपाए जबरदस्ती हंसने का नाटक कर रहे थे। वह एक जबरदस्ती की स्माइल होठों पर लिए घूम रहे थे। वह दोनों ही राघव के सामने बेबस थे। अगर बात किया की जान की नहीं होती तो वह यह शादी कभी नहीं होने देते। उन्हें अपनी जान की परवाह नहीं थी, उन्हें परवाह थी तो किया की, जिसे उन्होंने बहुत लाड प्यार से पाला था। और कियारा, उसने तो उसे तब से महसूस किया था जब वह इस दुनिया में आई भी नहीं थी। वह दोनों किया को मुस्कुराते हुए देख रहे थे। कितनी खुश है या इसे जरा सा भी अंदाजा नहीं, इसकी शादी एक इंसान से नहीं बल्कि एक जानवर से होने जा रही है। कियारा की आंखों से आंसू बहने लगे थे। श्रवण ने उसे शांत किया और कियारा को लेकर रूम में आ गया। यह क्या कर रही थी आप? अगर किया ने आपको रोते हुए देख लिया होता तो कितने सवाल करती, पता है। और अगर उसे जरा सा भी शक होता तो जानती हैं क्या हो सकता था? राघव के आदमी हम पर नजर रखे हुए हैं। श्रवण ने उसे समझाया, तो क्या करें हम हमारी बेटी की शादी उस राक्षस से कैसे होने दे सकते हैं? कियारा ने रोते हुए कहा। तो श्रवण ने उसे अपने गले लगा लिया और उसे शांत करवाते हुए बोला, उसे मरते हुए तो नहीं देख सकते ना हम,
तो उसे जिंदा रखने के लिए हमें यह करना ही होगा। वह दोनों अभी बात ही कर रहे थे कि तभी टीना अंदर आते हुए बोली, आंटी और राघव की फैमिली आ गई है। बोलते हुए उसकी आवाज स्लो हो गई। कियारा को रोते देखकर टीना चौंकते हुए बोली, क्या हुआ आंटी, आप रो क्यों रही हैं? अरे कुछ नहीं बेटा, किया शादी करके चली जाएगी ना, उसके बिना या कैसे रहेंगे, बस यही सोच सोच कर रो रही हूँ, श्रवण ने बात संभालते हुए कहा। तो टीना उसकी बातों पर बोली, डोंट वरी आंटी, मैं हूं ना, आप मुझे किया समझ लेना। अभी चलिए बाहर। वह लोग आ गए। राघव रुद्राक्ष और सीना के साथ किया के घर आया हुआ था। संगीत का फंक्शन किया के घर और शादी राघव के विला में होने वाली थी। किया राघव ने उसे आवाज दी तो वह मुड़कर उसे देखने लगी। उसके होठों पर स्माइल और चेहरे पर खुशी बिखरी हुई थी। राघव भी उसे देखकर मुस्कुरा दिया, पर उसके अगल बगल खड़े रुद्राक्ष और सीना दोनों शॉक रह गए। उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। उनके अंदर एक ही सवाल था, हाउ इट इज पॉसिबल। किया को देखने के बाद तो रुद्राक्ष के पास शब्द ही नहीं थे कि वह क्या कहे। किया उसके सामने हाथ जोड़े खड़ी उसे नमस्ते कर रही थी। रुद्राक्ष उसे बदहवासी में देखे जा रहा था। तभी किया ने फिर से नमस्ते कहा तो रुद्राक्ष ने उसके सर पर हाथ रख दिया। किया सीना के सामने खड़ी अब उसे नमस्ते कर रही थी। सीना बस धीरे से सर हिला दिया। रुद्राक्ष राघव का हाथ पकड़ उसे बाहर ले आया। यह कौन है? उसने फटी फटी आंखों से राघव की आंखों में देखते हुए सवाल किया। आपको क्या लगता है कौन हो सकती है? या राघव ने नॉर्मली कहा। पर यह कैसे पॉसिबल है? क्या उसे पता है कि उसकी एक बेटी भी है? रुद्राक्ष ने फिर से उसी अंदाज में सवाल किया। आपको क्या लगता है अगर उसे किया के बारे में पता होता तो क्या किया अब तक यहाँ होती? राघव ने हल्की स्माइल करते हुए कहा। पर यह कैसे पॉसिबल है? उसके बारे में उसे नहीं पता। रुद्राक्ष ने एक और सवाल उसकी तरफ उछाल दिया। यह कैसे पॉसिबल है यह मैं भी नहीं जानता और ना ही मैं जानना चाहता हूँ। आप आम खाइए ना, गुठलियों क्यों गिन रहे हैं? बोलते हुए वह धीरे से मुस्कुराया और फिर आगे बोला, यह एक जैकपॉट है जो इत्तेफाक से हमारे हाथ लग गया है और यह एक रियल जैकपॉट है। यह हम दोनों ही जानते हैं, यह हमें सारी बाजी जिता देगी। इसे आगे करके हम क्या नहीं कर सकते। उसके साथ राघव ने कुछ वर्ड के सहारे उसे इशारों में ही सब समझा दिया। राघव की बात सुनकर रुद्राक्ष के चेहरे पर स्माइल आ गई। किया उसकी नाजायज औलाद है या नहीं मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, या उसका ही खून है और मेरे लिए इतना ही काफी है। और यह रहा इस बात का सबूत। बात पूरी करते ही राघव ने एक एनुअल अप रुद्राक्ष की तरफ बढ़ा दिया। वह एनवलप खोल कर पढ़ने लगा। यह तो डीएनए टेस्ट रिपोर्ट है, तो तुमने उसके सैंपल इसलिए मंगवाए थे? रुद्राक्ष ने उसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया तो राघव ने सर हिला दिया। रुद्राक्ष रिपोर्ट देखने लगा। राघव अंदर चला गया। रुद्राक्ष रिपोर्ट पढ़ ही रहा था कि तभी उसका फोन रिंग हुआ। उसने कॉल पिक कर कान पर फोन लगा लिया। दूसरी तरफ से किसी ने कहा, ही कन्वेंट हर। उसकी बात सुनकर रुद्राक्ष ने अपनी मुट्ठी कस ली और बहुत मुश्किल से उसे वह कहा जो वह कभी नहीं कहना चाहता था, शूट हर। इतना बोलकर उसने कॉल कट किया और एक दर्द का घूंट अपने गले से जबरदस्ती नीचे उतारा। अगला दिन 20 घंटे बाद शाम का समय। पेरिस में विला के गार्डन को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। हर तरफ चकाचौंध थी। काफी हाई क्लास लोग शादी में शामिल होने आए थे। रुद्राक्ष के कहने पर ही जब एक अलग ही खुशी की चमक थी। वह प्राउडली स्माइल अपने चेहरे पर लिए सबसे मिल रहा था। सीना भी रुद्राक्ष के साथ ही चल रही थी। राघव अपने रूम में तैयार हो रहा था, तभी डोर पर किसी ने नॉक किया। उसने बिना देखे ही कहा, कम इन। टीना अंदर आई और राघव के पीछे खड़ी उसे प्यार भरी नजरों से देखते हुए बोली, हैंडसम मैन, हॉट। तो आज तुम कितनों के दिल तोड़ने वाले हो या शादी करके तुम्हें अंदाजा भी है? बोलते हुए वह राघव के सामने आ गई और शेरवानी के कॉलर को ठीक करते हुए उसके होठों की तरफ उसे चूमने के लिए ऊपर उठी, पर अगले ही पल राघव ने उसे खुद से दूर धकेल उसके हाथ को मोड़ कमर से लगाकर बोला, हाउ डेयर यू, डोंट टच मी। हाँ राघव, मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ो मुझे, टीना दर्द में तड़पते हुए कहा। तो राघव बोला, मेरे करीब आने की कोशिश भी मत करना, वरना इसी तरह दर्द में तड़पती रहोगी। इतना बोलकर उसने टीना का हाथ छोड़ते हुए उसे दूर धकेल दिया। टीना गुस्से में उसकी तरफ पलटी और हंसते हुए बोली, तुम्हारी जिंदगी में उससे पहले मैं आई थी, फिर ऐसा क्या है उसमें जो तुम उसके लिए मुझे छोड़ रहे हो? तुम्हें जिस काम के लिए चुना गया था उस काम के लिए तुम्हें डबल पैसे दिए गए, तो उन पैसों को लो और दफा हो जाओ यहाँ से। अगर मरने का शौक है तो बोलो, अभी पूरा कर देता हूँ। उसने गन टीना के माथे पर रख कर कहा।
जिससे टीना दहशत भरी निगाहों से उसे देखने लगी। राघव के दूर होते ही वह उसके रूम से भागते हुए निकली। राघव मंडप में किया का इंतजार कर रहा था। जब कुछ लड़कियां किया को दुल्हन के जोड़े में बाहर लाई, सबकी नजरें किया पर ही थी। वह सबका सेंटर ऑफ अटेंशन बनी हुई थी। कियारा और श्रवण किया को प्यार भरी नजरों से देख रहे थे। हमारी बेटी कितनी खूबसूरत लग रही है ना, कियारा ने किया को देखते हुए कहा। उसकी आंखें नम थी और आवाज दर्द भरी थी। हाँ, हमारी बेटी बहुत खूबसूरत है, श्रवण ने भी किया को देखते हुए कहा। क्या हमारी बेटी की किस्मत में सच में राघव जैसा इंसान है? क्या उसे अपनी पूरी जिंदगी राघव के साथ बितानी होगी? कियारा ने भर आए गले से कहा। किया मासूम है, उसे पता भी नहीं उसके साथ क्या हो रहा है। उस पर भरोसा रखो, उसने हमारी किया के लिए जरूर कुछ अच्छा सोचा होगा। श्रवण ने उसे भरोसा देते हुए कहा। अब क्या होगा? कुछ ही देर में शादी की रस्में शुरू होंगी और किया हमेशा के लिए उस राक्षस के साथ शादी के बंधन में बंध जाएगी। कियारा के बोलते बोलते ही आंसू बह निकले थे। किया को मंडप में लाया गया और उसे राघव के बगल बैठा दिया गया। पंडित ने राघव के इशारे पर मंत्र पढ़ने शुरू किए। तभी अचानक से वह जगमगाहट चकाचौंध अंधकार में बदल गई। अचानक पसरे इस अंधेरे ने सबको चौंका दिया था। रुद्राज को कुछ अनहोनी की शंका हुई और वह अंधेरे में ही जोर से चिल्लाया, यह पावर कट कैसे हुआ? चेक करो जल्दी। उसकी आवाज सुनकर उसके आदमी अपने होश में आए और फोन की फ्लैश लाइट ऑन कर सब इधर उधर हो गए। फ्यूज चेक किया तो वह निकला हुआ था। जैसे ही उसे फ्यूज को लगाया गया, लाइट आ गई, सब नॉर्मल हुए। राघव जो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था, वह वापस बैठते हुए बोला, किया बैठ जाओ। पर किया का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। उसने अपने बगल देखा तो हैरान रह गया। किया गायब थी। रुद्राज ने अपने हाथों की मुट्ठी बनाई तो उसके फिंगर से भी कुछ आवाजें आई। कड़कड़ की आवाज। उसने गहरी सांसें लेते हुए कहा। क्या हुआ? आगे जाने के लिए प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।